हेलो एंड वेलकम टू साइकबॉट। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे एग्जाम में ओनली 20 डेज बाकी हैं, ठीक है। इसीलिए हम अपने PYQ सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अभी 2023 के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से हम 2024 के पेपर को भी डिस्कस करेंगे, सो दैट हमारा जो 2025 जून का अटैम्प्ट है, इसको मार्क्स को हम मैक्सिमाइज कर पाए, राइट। तो ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो रहेगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वापस से हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चनिंग है? हो सकता है। टेक्निक्स फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं। साइकोएनालिटिक टेक्निक नहीं। टेक्निक इन विच अ काउंसलर आस्क क्वेश्चंस टू द क्लाइंट, ये ऑप्शन सही है, राइट। ऑप्शन 4, ये एक टेक्निक है जिसमें जो हमारा काउंसलर होता है वो क्लाइंट से क्वेश्चन पूछता है सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम इनकरेज करते हैं क्लाइंट को कि भाई आप अपने बिलीव्स को, अजम्पशंस के बारे में और ज्यादा बताएं, ठीक है। साइको एनालिटिक थ्योरी क्या करता था? साइको एनालिटिक थ्योरी हमारा जो था ये सोक्रेटिस से रिलेटेड नहीं है, साइको एनालिसिस करता है, जिसमें हमारे फ्रूट भाई साहब आते हैं, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22, स्टडीज ऑन वेट लॉस प्रोग्राम इन अ फॉलो अप स्टडी रिवील्ड दैट। वापस से हम इसको स्टडी कर रहे हैं वेट लॉस प्रोग्राम को। इसमें क्या रिवील करेगा कि वेट गेन वाज मोर, ओके, वेट गेन ज्यादा था देन प्रैक्टिसिंग ड्रग थेरेपी। इन दोज जो ड्रग ले रहे थे, वेट गेन वाज मोर फॉर दोज प्रैक्टिसिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी। यहाँ पे ड्रग थेरेपी के बारे में, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है। वेट लॉस वाज लेस फॉर दोज प्रैक्टिसिंग ड्रग थेरेपी। दोज प्रैक्टिसिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी वर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी वेट। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, राइट। फोर्थ वाला ऑप्शन क्यों सही होना चाहिए? एनी गेसेस? राइट। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करें तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या है कि वो जो बंदा होगा, जो भी इंसान होगा, वो क्या क्या अपना ईटिंग कर रहा होगा, क्या उसका डाइट होगा, अपना बिहेवियर को उससे कंट्रोल करेगा। इसी तरीके से वो रेगुलर जिम या एक्सरसाइज अपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन में ऐड कर सकता है, ठीक है, जिसके वजह से कि उसका जो बॉडी वेट होगा वो उसको मेंटेन कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, राइट। अब लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है होम्योस्टेटिक टेम्परेचर, ओके। इसमें सबसे पहला वर्ड है होम्योस्टेसिस, जो हमें जानना जरूरी है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? हम अपनी बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट pH वगैरह मेंटेन करते हैं। तो अगर क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम को हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इक्विलिब्रियम से डेविएट होते हैं, लेट्स से दिस इज माय इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो अगर हम इक्विलिब्रियम से, ये कंटिन्यूअस लाइन है, अगर मैं इक्विलिब्रियम से पीछे के साइड हूँ तो मैं इक्विलिब्रियम के टुवर्ड्स जाना चाहूंगा। वही इक्विलिब्रियम से अगर मैं आगे हूँ तो इक्विलिब्रियम के टुवर्ड्स, वापस पीछे के साइड आना चाहूंगा। तो दिस इज होम्योस्टेसिस, वापस से आने के लिए, ठीक है। रेगुलेट कौन करता है? चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थोड़ी रेगुलेट करेगा। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कुछ और होती है, ये हमारा ड्राइव नहीं होता है। प्री ऑप्टिक रेगुलेशन रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस, राइट। हमारा हाइपोथैलेमस ही हमारा होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। इसका ऑप्शन 3 इज करेक्ट, राइट। इससे क्या होता है कि भाई हमारे जो हाइपोथैलेमस है, ये हमारे थर्मल सिग्नल्स, जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज वगैरह होते हैं, उनको मतलब मेंटेन करने की कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, ओके। ड्राइव रिडक्शन जो है हमारा, ये मोटिवेशन में पढ़ते हैं, ओके। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन द ब्रेन, जो फोर्थ वाला चीज है, दिस इज नॉट रेगुलेटेड दिस, ये हमारे न्यूरॉन्स या नर्व्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में ज्यादा बता रहा है, ठीक है। ये रेगुलेशन में थोड़ा हेल्प कर सकता है, पर मेन हमारा आंसर होगा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म इसमें से क्या चीज नहीं बोलता? इट प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक इम्पिटस, साइंटिफिक बातें करता था, ठीक है। इट प्रोवाइडेड अ थॉरो टेस्ट ऑफ क्लासिकल इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, हाँ, इंट्रोस्पेक्शन करने के बारे में बोलता था, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इट एम्फेसाइज ऑन बेसिक कॉन्शियस एलिमेंट्स, कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता था, राइट। इट प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर ऑर्थोडॉक्स अगेंस्ट अदर स्कूल्स रेजिस्टेड। अच्छा, इसने दूसरे स्कूल्स के खिलाफ कोई भी उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है। तो इसमें क्या है, नॉट ट्रू की बात हो रही है, राइट। नॉट ट्रू फॉर स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन 4। इट प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर ऑर्थोडॉक्स अगेंस्ट स्कूल्स विच इट रेजिस्टेड। दूसरे स्कूल्स के खिलाफ इसने कुछ भी नहीं बोला था, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम डिजाइन टू एड, इनहैंस और इंस्पायर लर्निंग। लर्निंग से रिलेटेड क्या? लोगो, स्क्वीक, बॉक्सर, ये तीनों लर्निंग से रिलेटेड। पाइथन जो है, हालांकि इसको हम लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट दिस इज मेनली अ
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। प्रोग्रामर्स इसको यूज करते हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स बीटेक वगैरह कर रहे होंगे या फिर बीसीए वगैरह कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग फील्ड में होंगे, ऑल ऑफ देम मस्ट बी यूजिंग पाइथन। इवन आजकल तो स्कूल्स में भी पाइथन हम सीख ही लेते हैं, राइट, पाइथन को। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू वॉटसन कॉन्शियस मेंटलिज्म रेफर्स टू। कॉन्शियस मेंटलिज्म क्या है? वेकफुल स्टेट ऑफ माइंड नहीं, नॉलेज अबाउट मेंटल एक्टिविटीज नहीं, रीजनिंग एबिलिटी नहीं। 4, ठीक, ये होना चाहिए अटेंशन टू थिंकिंग एक्टिविटीज। कॉन्शियस मेंटलिज्म होता है अटेंशन टू थिंकिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ओके, वॉटसन क्या करते थे? वॉटसन एम्फेसाइज करते थे कि हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, ठीक है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे ध्यान दें। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये नहीं मानते थे, इससे इनसे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो बोलते थे कि आपको इंट्रोस्पेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म वगैरह। वॉटसन आके बोलते हैं कि नहीं, हमें थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक होना चाहिए, हमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे ध्यान देना चाहिए, मेंटलिस्ट वगैरह चीजें नहीं करनी चाहिए। बाकी सब चीजें मेंटलिस्ट को समझा रही है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है अ डिक्रीज इन सेंसिटिविटी, डिक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ लेप्टिन। लेप्टिन वेट से रिलेटेड होता है, ओके, रिलेटेड टू लेप्टिन, लेप्टिन इज फाउंड टू बी अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू। ओके, अगर क्या होगा कि मेरा अगर लेप्टिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, डिक्रीज सेंसिटिविटी यानी कि लेप्टिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया बॉडी में। अगर लेप्टिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी को सेटाइटी, हमारे ब्रेन को ये नहीं पता चलेगा कि हमारा पेट भर चुका है। अगर हमारे ब्रेन को ये पता नहीं चलेगा हमारा पेट भर चुका है तो हम बहुत ज़्यादा ईट करेंगे, ठीक है, बिंज ईटिंग करेंगे। अगर मैं बिंज ईटिंग कर रहा हूँ तो क्या मेरा वेट गेन होगा या फिर वेट लॉस होगा? ऑफकोर्स ही बात है, मेरा वेट गेन होगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइट, वेट गेन। ऐसे आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यूजीसी नेट लेवल पे सिर्फ और सिर्फ आपसे रटी रटाई चीजें पूछी जाए, उससे ज्यादा चीजें भी पूछी जा सकती हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ विच क्राइटेरिया द टेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल टेस्ट में क्या होता है? बेसिकली उनसे हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। एंड नॉन वर्बल में लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्राइटेरियन फॉर ऑफ पर्पस नहीं, पर्पस नहीं है। क्राइटेरियन फॉर कंटेंट ऑफ आइटम्स ये होना चाहिए। क्राइटेरियन फॉर स्मोकिंग नहीं, स्कोरिंग नहीं। क्राइटेरियन फॉर टाइम लिमिट्स नहीं। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। कंटेंट हमारा, कंटेंट क्या लैंग्वेज फॉर्मेट में या किस फॉर्मेट में, उस बेसिस पे हमारा वर्बल या फिर नॉन वर्बल में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द बेंडर गेस्टाल्ट मोटर बेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट 1938, ठीक है, इसमें कितने डिजाइन्स थे? तो इसको हमें ध्यान रखना है कि इसमें 9 डिजाइन्स थे। इस चीज को आप याद कर ले, बेंडर गेस्टाल्ट मोटर टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है जिसमें हम मोटर एबिलिटीज वगैरह को, परसेप्चुअल मोटर को भी असेस करते हैं। इसमें न्यूरोलॉजिकल या डेवलपमेंटल इश्यूज जो भी होते हैं उसको भी इसमें असेस किया जा सकता है, ठीक है। इसमें शीट्स वगैरह, ब्लैंक शीट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह की अपने मास्टर्स में किसी क्लिनिकल इंस्टीट्यूट में, तो आपने इसका मोस्ट लाइकली इसको यूज किया होगा, अदरवाइज स्टिल आपको ये पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी, ठीक है, और वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है। ये कंसिस्टेंसी यानी कि जो रिजल्ट अभी मेरा आ रहा है, ठीक है, लेट से मैं कोई टेस्ट दे रहा हूँ, उस टेस्ट में मेरा मार्क्स अभी 20 आ रहा है, तो कल को भी ऑलमोस्ट 20 ही आना चाहिए। दिस इज कंसिस्टेंसी, दिस इज रिलायबिलिटी। एंड वैलिडिटी क्या है कि भाई मैं अपना एक टेस्ट बनाता हूँ वर्सेज एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, ठीक है। उस स्टैंडर्डाइज टेस्ट में अगर मेरे मार्क्स 20 आ रहे हैं तो मेरे खुद के वाले पेपर में भी अगर 20 आएंगे तो मैं लोग हाँ भाई दिस टेस्ट इज एक्यूरेट, क्योंकि स्टैंडर्ड टेस्ट के जैसा है। अगर मेरे इसमें कम आते हैं, लेट से मेरे 10 आते इंस्टेड ऑफ 20, तो मेरा वैलिड टेस्ट नहीं होता। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारे ग्रुप वेरिएबिलिटी नहीं, इस पर डिपेंड नहीं, नॉट एन इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। लेंथ ऑफ टेस्ट, ये वाला नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ टेस्ट फैक्टर होता है, रेंज भी फैक्टर होता है, होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स। लेंथ ऑफ टेस्ट की भाई इसमें कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। रेंज ऑफ टोटल स्कोर्स की भाई टोटल जो मार्क्स हैं इसमें बच्चा 0 से लेकर 100 तक स्कोर कर सकता है, या फिर हमारा जो भी क्लाइंट कहाँ तक स्कोर कर सकता है। होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स की सिमिलर आइटम्स टेस्ट करे कि नहीं, सिमिलर कॉन्सेप्ट टेस्ट करे कि नहीं। तो ग्रुप वेरिएबिलिटी इज नॉट एन इंट्रिंसिक फैक्टर, नॉट एन इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ रिलायबिलिटी इज ग्रुप वेरिएबिलिटी, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज एब्सोल्यूट जीरो? बहुत बहुत ही ज्यादा
बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, आई बिलीव आपने CUT UGPG हर जगह पे इसको फेस किया होगा। ठीक है, हमारे कौन कौन से स्केल्स होते थे? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। जीरो की बात इन दोनों जगह पे होती है। ठीक है, इसमें ट्रू जीरो इंटरवल में नहीं होता है। ठीक है, ट्रू जीरो इज नॉट देयर। रेशियो में ट्रू जीरो का कॉन्सेप्ट है। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि टेम्परेचर जब हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो इंटरवल में आता है, एंड टेम्परेचर जब हम केल्विन की बात करते हैं तो वो रेशियो में आता है। राइट, अब डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसका मतलब ये नहीं कि बस उसमें हीट नहीं है, उसमें हीट अभी भी है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन है तो अभी उसमें हीट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। कोई भी आपको रैंडमली भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि एग्जाम के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है। राइट, क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 बोलता है कि वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल वैस 1955 में जो पब्लिश हुआ था, ठीक है, इसमें कितने वर्बल एंड कितने परफॉर्मेंस के टेस्ट हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिए कि इसमें 6 वर्बल एंड 5 परफॉर्मेंस टेस्ट हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे बिंडर के स्टॉर्ट की तरफ। ठीक है, कुछ टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे जितने भी साइको एनालिसिस के जितने भी टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल रॉशार्क टेस्ट हो गया, ठीक है, TAT वगैरह हो गया, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई किस टाइप के टेस्ट वगैरह हैं जो भी फेमस वाले, एटलीस्ट वी शुड नो इनके बारे में विद गुड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है, तो इसके राइट, इसको अगर आपको पहले से पता हो कि वेशलर बेल्यूव इंटेलिजेंस स्केल इसको बोला जाता था, 1939 में इसको बनाना शुरू किया गया था, इसकी भी एक हिस्ट्री है, यू शुड रिवाइज इट। क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 33 बोलता है कि सिगमंड फ्रॉइड वाज बोर्न इन 1856, जून 1856। राइट, 6/5/1856। इसको आप ध्यान रख लीजिए, ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे? ये बॉर्न हुए थे हमारे मोरेविया में। ठीक है, मोरेविया जो कि भाई चेक रिपब्लिक में। ओके, ये 1856 से कब तक जिंदा थे? 1939 तक। ठीक है, काफी ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर्स इन 20th सेंचुरी। ठीक है, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में बाकियों को पता हो ना हो, दे माइट बी नोइंग फ्रूइड। ठीक है, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट among the 20 list of Murray, not among the 20 need listed by Murray। ओके, इसमें हमारे 20 जो नीड्स थे, ठीक है, इसमें आई बिलीव सकरेंस था, सेंटेनेंस था, सेक्स भी था, सेफ्टी वाज नॉट देयर, या सेफ्टी नहीं था उसमें। ठीक है, सकरेंस, सेंटेनेंस और सेक्स था। ठीक है, इसमें इन्होंने जो नीड्स बनाई थी मुरे ने, इसको प्राइमरी नीड्स, ठीक है, जिसको उन्होंने विसेरोजेनिक बोला था, एंड सेकेंडरी नीड्स जिसको उन्होंने साइकोजेनिक नीड्स बोला था। ठीक है, उसके अंदर स्पेसिफिक डोमेन्स उन्होंने डाल दिए थे, जैसे एम्बिशन, पावर, अफेक्शन, इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। ओके, जो सेफ्टी है इसके बारे में कौन बात करते हैं? इसके बारे में अब्राहम मैस्लो, जिनका पिरामिड है, अब्राहम मैस्लो का पिरामिड, हायरार्की ऑफ नीड्स, वो बात करते हैं। तो आप इससे भी गेस कर सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोलते हैं कि फॉरेन हल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फॉरेन हल का कॉन्सेप्ट दिया था कर्ट लेविन ने। राइट, कर्ट लेविन ने फॉरेन हल का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बोला था कि जो हमारा फॉरेन हल होता है वो बना होता है टेंजिबल थिंग्स से, टेंजिबल आइटम से। ठीक है, इन्होंने फील्ड थ्योरी भी दी थी, अगर आपको याद हो तो कर्ट लेविन बहुत ज्यादा पॉपुलर है फॉर हिज फील्ड थ्योरी। ओके, इसका फॉर्मूला था F = चलिए फील्ड थ्योरी। ओके, इसके अलावा जो बाकी साइंटिस्ट हैं, बाकी रिसर्चर्स हैं हमारे, जैसे कि एडलर, एरिक्सन, मैस्लो, ये भी अलग अलग फील्ड्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल एडलर जो हैं, ये इनका सोशल इंटरेस्ट एंड सुपीरियोरिटी के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, एरिक्सन जो थे, इन्होंने फ्रूइड की साइको एनालिटिक थ्योरी के ऊपर और ज़्यादा बिल्ड अपॉन किया। ठीक है, और इन्होंने सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में काम किया। फिर अब्राहम मैस्लो जो आते हैं, अब्राहम मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बताया हमें। ये सब आप पॉजिटिव साइकोलॉजी में पढ़ोगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस? इनमें से कौन सा पार्ट है जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से नहीं आता है?
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स, रिस्पॉन्सिबल हमें दूसरों के लिए होना पड़ता है वर्क में, ये नहीं हो सकता। लैक फॉर सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम कोवर्कर्स, वर्क में ही लैक ऑफ सपोर्ट होता है, उससे स्ट्रेस हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली मेंबर्स, ऑफकोर्स फैमिली मेंबर्स हमारे काम में कहाँ से आएंगे, तो ऑप्शन 3 इज इंपॉर्टेंट कि हमारे फैमिली मेंबर्स वर्क, इनसे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होने की संभावना बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये तो आप वर्ड सोचते पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा, राइट। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ओरिजिनल कंट्रोवर्शियल फीचर्स, किसने दिया था ये, ऑफ कोर्स यंग ने दिया था। यंग की पर्सनालिटी थ्योरी में आता था हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है। इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो था, इससे बोला था कि अनकॉन्शियस माइंड जो होती है हमारी, अनकॉन्शियस माइंड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कंप्राइज करते हैं इंस्टिंक्ट्स को और आर्कीटाइप्स को, राइट। न्यू फ्रूडियन में आते हैं ये, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक इन गेराल्ड एगन्स प्रॉब्लम मैनेजमेंट अप्रोच टू हेल्पिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, इनमें से कौन सा फीचर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग में नहीं होता है। डेवलपिंग वाइल्ड पॉसिबिलिटीज, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो हम कुछ भी करेंगे, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ये सही है तो नहीं होना चाहिए। सस्पेंड जजमेंट, ब्रेनस्टॉर्म करते वक्त जजमेंट को सस्पेंड करना, ठीक है, पॉसिबल। यूजिंग वन आइडिया एज अ टेक ऑफ पॉइंट फॉर अनदर, ये सही है तो यानी कि ये नहीं होना चाहिए। सेट टाइम फ्रेम, हाँ टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए ऑफकोर्स, तो सस्पेंड जजमेंट नहीं होगा ऑफकोर्स। हमें कोई भी टाइम फ्रेम नहीं सेट करना चाहिए। अगर आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है तो भैया आप आराम से बैठ के उसके बारे में सोचो। ब्रेनस्टॉर्मिंग का अप्रोच होता है कि डोंट हरी, अलाउ लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम दो, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से क्वालिटी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त हम ना क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि अच्छे बहुत ज़्यादा यूनिक आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ बनने चाहिए, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39, द नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज, ठीक है, डिजीज, इंजरी और डिसेबिलिटी, नंबर ऑफ केसेस की बात हो रही है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ न्यू केसेस और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस। मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट, न्यू केसेस वगैरह की तो बात नहीं हो रही है, डेथ रेट की बात, ये तो डेथ रेट है। प्रेवलेंस, इसका आंसर होना चाहिए प्रेवलेंस, ठीक है, ओके। प्रेवलेंस क्या होता है कि भाई कितने लोगों को पॉपुलेशन में उस स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है अभी, ठीक है, या न्यू केसेस वगैरह जिसकी बात हो रही है, हमारे प्रेवलेंस की बात हो रही है, ठीक है। मोर्टेलिटी हमारा डेथ रेट होता है। मॉर्बिडिटी होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग डिजीज्ड, ठीक है। वैसे इंसिडेंस की भाई घटना घट गई, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 है मिरेकल क्वेश्चनिंग। मिरेकल क्वेश्चन इज अ टेक्निक यूज्ड इन, अगेन वेरी पॉपुलर, ये हमारा सॉल्यूशन बेस्ड ब्रीफ थेरेपी में होता है, मिरेकल क्वेश्चनिंग की जाती है। मिरेकल क्वेश्चनिंग में क्या, ये हमको दिया था शेजर एंड बर्ग ने, ठीक है। इसमें हम एम्फेसाइज करते हैं सॉल्यूशंस पे रादर देन प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करके हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। हम मिरेकल क्वेश्चनिंग में बोलते हैं कि क्लाइंट को कि भाई आप ना ऐसा एक फ्यूचर सोचो जिसमें आपका जो करंट प्रॉब्लम है, आपका जो प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका हो इस फ्यूचर में, ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचो, ठीक है, मिरेकली रिजॉल्व हो गया हो, ठीक है। इससे हम गोल क्लैरिफिकेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, ओके। ये अगेन एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है कि बेसिकली ऊपर से हमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत सारे ऑप्शन सही होंगे और उनको नीचे में टिक कर देना है, राइट। तो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग से मुझे याद आ रहा है कि क्रिएटिविटी, राइट। क्रिएटिविटी में कौन कौन आता है, फ्लुएंसी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है, इलेबोरेशन आता है, प्रिपरेशन, वेरिफिकेशन, ओके। क्रिएटिविटी में आपने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी जो यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है वो भी होता है, एंड इलेबोरेशन। इसके लिए हम TTCT यूज करते थे, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तो ऑप्शन A, B and C आर करेक्ट। ऑप्शन A, B and C किस में है हमारे, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 42, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बाय गोलमैन। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि भाई बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे MBA का पेपर होता है, कॉमर्स का पेपर होता है, उनमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ता है। दिस इज सो पॉपुलर, ठीक है। तो गोलमैन के हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी के हिसाब से मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। मेजर कंपोनेंट्स हैं रिकॉग्नाइजिंग द पर्पस इन लाइफ,
नहीं, पर्पस इन लाइफ नहीं, नोइंग योर ओन इमोशंस, खुद के इमोशंस पता होना चाहिए, यस। रिकॉग्नाइजिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स, दूसरों के इमोशंस पता हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, यस। हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, अपनी रिलेशनशिप्स को हैंडल करना आना चाहिए, यस। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड पर्पस ऑफ लाइफ, इसके बारे में इन्होंने नहीं बोला। तो बी सी डी हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन 2, राइट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, गोल्डमैन ने ये थ्योरी 1995 में दी थी। इसमें 5 कंपोनेंट्स उन्होंने दिए थे, हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? आप चाहो तो कहीं पे नोट कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, कहीं भी बैठे हो, किसी से लड़ाई हो गई तो ये नहीं कि वहाँ पे रोना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, मोटिवेशन होनी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, एम्पैथी होनी चाहिए दूसरों के टुवर्ड्स, के साथ कुछ सैड हुआ है तो आपको सैड फील होना चाहिए थोड़ा। फिर सोशल स्किल्स आप में अच्छी खासी होनी चाहिए, लोगों से बातें करने आने चाहिए। ठीक है, नेगोशिएशंस करने आने चाहिए, कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने आने चाहिए सेम जेंडर, अपोजिट जेंडर्स वगैरह से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली याद कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 43, द कंपोनेंट्स ऑफ टाइप ए पर्सनैलिटी। याद होगा आपको, पर्सनैलिटीज थी टाइप ए, टाइप बी। ठीक है, हालांकि ये पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डिसअप्रूव पर्सनैलिटी थ्योरीज हैं, बट ठीक है। टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी में क्या होता है? इसमें क्या है? टाइप ए पर्सनैलिटी में हैप्पी गो लकी पर्सन नहीं, टाइप ए ऐसा नहीं होता। प्रो सोशल नहीं, टाइप बी में चला जाएगा ये दोनों। इमोशन फोकस्ड नहीं, इमोशन पे भी ध्यान नहीं देता, ये भी टाइप बी में चला जाएगा। कॉम्पिटिशन, स्ट्राइविंग फॉर अचीवमेंट, हाँ काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। सेंस ऑफ टाइम वर्जेस काफ़ी ज़्यादा ये भी होता है। डी एंड ई, ऑप्शन डी एंड ई शुड बी करेक्ट। 3। ठीक है, टाइप ए के बारे में आप एक और चीज़ याद रख सकते हो कि इनको बहुत ज़्यादा हार्ट का इशू, कार्डियोवैस्कुलर इशू का रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं इनको। ओके, हालांकि डिसअप्रूव थ्योरी है काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि साइंटिफिकली साउंड टेस्ट मस्ट पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। साइंटिफिकली साउंड यानी कि काफ़ी अच्छा टेस्ट होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो क्या होना चाहिए? टेस्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑफ कोर्स, नॉर्मलाइज होना चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए उसमें ऑफ कोर्स। टाइम लिमिट ज़रूरी तो नहीं है, चलो देख लेंगे। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबल एंड वैलिड होना चाहिए। क्या पांचों ऑप्शंस वाला कोई ऑप्शन है? नहीं, यानी कि हमें इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, कई बार आपको वहां पे ऑप्शंस देख के, इन ऑप्शंस को देख के भी आप जज कर सकते हो। ठीक है, इसको क्रिएटिव गेस वर्क कहते हैं। ठीक है, जजमेंटल गेस वर्क, आप ऐसे कुछ भी तुक्का नहीं मार सकते रैंडमली। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ए बी और डी ई तो पक्का है, ए बी डी ई पक्का है। कौन से वाले ऑप्शन में? ए बी डी ई है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, पर मुझे कंफ्यूजन था कि भाई ऑप्शन सी भी तो हो सकता है, पर ऑप्शन सी मुझे साथ में के दिखा नहीं, तो इसका मतलब इसको मुझे गलत करना पड़ेगा। राइट, सारे टेस्ट में जरूरी नहीं कि टाइम लिमिट हो। मैक्सिमम टेस्ट हम जो भी पर्सनैलिटी के टेस्ट करते हैं, जैसे थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट कर दिया हमने, ठीक है, रॉर्शार्क वगैरह कर दिया, तो उसमें हम टाइम लिमिट तो देते नहीं, आराम से करो। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि स्टडी ऑफ वैल्यूज, ओके, प्रिपेयर्ड बाय एल्पोर्ट, वर्नन एंड लिंजली हैव सम बेसिक एरियाज, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर इंक्लूडेड इन इट। कौन कौन से एरियाज इसमें इंक्लूडेड हैं? मोरल नहीं, एस्थेटिक हाँ, कॉग्निटिव नहीं, रिलीजियस, इकोनॉमिक। बी डी ई, बी डी ई होना चाहिए, ऑप्शन 3 बी डी ई। ओके, एल्बर्ट वर्नन की जो स्टडी है ये डिजाइन करती है 6 तरीके की वैल्यूज को, ये जज करती है। कौन कौन से 6 वैल्यूज थे हमारे, देख लेते हैं। थियोरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। इन वैल्यूज को ये मेजर करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, फैक्टर्स कवर्ड इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। ओके, फैक्टर्स कौन कौन से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी में कौन कौन से होते हैं? वर्बल एप्टीट्यूड होता है, फॉर्म परसेप्शन होता है, मैकेनिकल रीजनिंग नहीं होता है, फिर हमारा होता है मोटर कोऑर्डिनेशन, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, हाँ होगा, फिर क्लरिकल परसेप्शन, ये भी होगा। ये 4 ए बी डी कहीं दिख रहे हैं मुझे? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी में ऐसे हमारे 9 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 9 फैक्टर्स कौन कौन से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हमारा जनरल लर्निंग एप्टीट्यूड, जनरल लर्निंग एबिलिटी होती है, वर्बल एप्टीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है, स्पेशल एप्टीट्यूड होता है,
परसेप्शन होता है, क्लरिकल स्पीड होती है, मोटर कोऑर्डिनेशन होता है, फिंगर डेक्स्ट्रिटी होती है, ठीक है, एंड मैनुअल डेक्स्ट्रिटी होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज ट्रू अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। रेट्रोस्पेक्टिव पीछे की पहले की स्टडीज, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज क्या होता है, बेसिकली हम टाइम में बैकवर्ड देखने की कोशिश करते हैं कि तब क्या हुआ होगा, बैकवर्ड इन टाइम। जब हिस्ट्री में रिसर्चेस होते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस राजा महाराजा के पीरियड में क्या होता होगा, ठीक है। पास्ट इवेंट्स, डेटा, एक्सपीरियंसेस वगैरह को हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। तो डेटा को ऑफन हम नैरेटिव एनालिसिस से, नैरेटिव मेथड से कलेक्ट करेंगे, ऑफकोर्स किसी से हमें इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। इसमें हम करेंगे फिर नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, नहीं नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, कलेक्टेड डेटा कैन बी एनालाइज थ्रू हार्मेन्यूटिकल अप्रोच। हाँ, हार्मेन्यूटिकल अप्रोच इज ऑल्सो, ये भी नैरेटिव जैसा होता है, ठीक है। एंड देन हमारा क्या है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, नहीं एक्सपेरिमेंट से तो रिलेटेड ही नहीं है, क्वासी हो चाहे एक्सपेरिमेंटल हो, एक्सपेरिमेंटल हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते पीछे जाके। बायोग्राफिकल रिसर्च इज अ गुड एग्जांपल, रेट्रोस्पेक्टिव, हाँ किसी की बायोग्राफी वगैरह भी रेट्रोस्पेक्टिव है। ACE, ऑप्शन ACE कहाँ गया, ओके। क्वेश्चन 3 का आंसर है, क्वेश्चन 47 का ऑप्शन होना चाहिए 3, राइट। क्वेश्चन 48, विच इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट रेने डिस्कार्टिस की थ्योरी, ओके। द माइंड कंट्रोल्स द बॉडी बोथ इन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स के बारे में इन्होंने नहीं बोला था, इन्होंने सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में बोला था, ठीक है। माइंड सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में बोला था। ही पोस्टुलेटेड माइंड एंड बॉडी वर गवर्न्ड बाय डिफरेंट लॉज, ठीक है। माइंड, ओके, डिफरेंट लॉज माइंड एंड बॉडी के बारे में उन्होंने बोला था, ठीक है। माइंड जो होता है फ्री होता है, पोजेस्ड, द माइंड वाज फ्री एंड पोजेस्ड ओनली इन ह्यूमंस, हाँ सिर्फ ह्यूमंस के पास माइंड होता है, ठीक है। ड्यूअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, ऑफ कोर्स डिफरेंट लॉज से यानी कि ड्यूअलिटी, ये यही वाला स्टेटमेंट है। BC&D, ऑप्शन BC&D। 48, 49, विच बेस्ट एक्सप्लेन्स अबाउट पैराडाइम, ठीक है। पैराडाइम से आपको रिसर्च पैराडाइम वगैरह ध्यान आ रहा होगा, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ओके। इट इज स्टडी ऑफ इंटैक्ट मीनिंगफुल एंड मेंटल इवेंट्स, नहीं। अ व्यू पॉइंट रिगार्डिंग फिजिकल रियलिटी एज वी परसीव, फिजिकल रियलिटी एज वी परसीव, नहीं। अ जनरल व्यू, अ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर्ड बाय सब्सटेंशियल नंबर ऑफ साइंटिस्ट, हाँ साइंटिफिक रिसर्च पैराडाइम दैट प्रोवाइड्स अ जनरल फ्रेमवर्क ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च, यस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमको ये रिसर्च पैराडाइम, फ्रेमवर्क ही तो बनाते हैं, ठीक है। इट इज यूजुअली मोर देन वन थ्योरी, जस्ट मोर देन वन थ्योरी कॉरस्पॉन्डिंग टू मोर क्लोजली टू व्हाट इज स्कूल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट इज कॉल्ड अ स्कूल ऑफ थॉट, हाँ ये भी सही होगा, C&D, ठीक है। इसको आप अपने सिलेबस से, आप अपने जो भी पढ़ा उससे करने की कोशिश करें। हमने रिसर्च पैराडाइम के बारे में पढ़ा है, तो रिसर्च पैराडाइम में हमारा कोई भी रिसर्च होता है, रिसर्च में हम फ्रेमवर्क बनाते हैं एम्पिरिकल रिसर्च के लिए। उसके बाद क्या होता है कि इसमें बहुत सारी थ्योरीज इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी एक जो रिसर्च पेपर आप लिखोगे, कुछ भी करोगे, उसमें पहले से हम जो पहले बहुत सारे उसमें हम बाकी लोगों की थ्योरीज वगैरह भी तो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मोर देन वन थ्योरीज उसमें रिलेटेड होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है एगन्स डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ काउंसलिंग, एगन्स डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ काउंसलिंग मेंशंस द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट स्टेप्स इन 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस में डिस्टिंक्ट स्टेप्स बताता है। पॉसिबिलिटी कमिटमेंट, ठीक है, ये बताता है। बेस्ट फिट एंड लेवरेज, ये भी बताता है। एंड ब्लाइंड स्पॉट फोकसिंग, नहीं। लेवरेज कन्फ्रंटिंग, नहीं। एजेंडा एंड कमिटमेंट, हाँ ये भी बताता है। A B and E हमारा होगा ऑप्शन 2, राइट। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आता है। इसमें हमारा स्टेज 1 होता है प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। 3 स्टेजेस होते हैं इसमें। पहला स्टेज होगा प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। फिर हमारा दूसरा स्टेज होता है प्रीफर्ड सिनेरियो, ओके। एंड तीसरा हमारा स्टेज होता है गेटिंग देयर, प्रीफर्ड सिनेरियो की तरफ कैसे पहुंचेंगे, ओके। प्रेजेंट सिनेरियो में हमारा होता है स्टोरी एंड ब्लाइंड स्पॉट, स्टोरी आ जाएगा हमारी स्टोरी, उसमें क्या ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। स्टेज 2 में आ जाएगा प्रीफर्ड सिनेरियो में क्या आ जाएगा, एजेंडा एंड बेस्ट फिट, ओके। एजेंडा, बेस्ट फिट, कमिटमेंट स्टेज। एंड गेटिंग देयर में क्या आ जाएगा, स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग एंड एक्शन, ठीक है। इसको भी आप पढ़ सकते हो, राइट। सो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है, आप और चाहते हो कि पेपर से पहले ऐसी सीरीज को हम कंटिन्यू करें, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इससे मुझे पॉजिटिव इन्फोर्समेंट मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा ऐसी वीडियो ला सकूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप हैविंग फन, बाय बाय।